हेलो दोस्तों, आज हम सरस्वती पांडे एंड गोविंद पांडे की सीरीज शुरुआत करेंगे आदिकाल से। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक हम इस बुक को एक दो बार रिवाइज नहीं करेंगे, इससे अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आदिकाल। आदिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में इसके प्रमुख कथन दिए गए हैं। प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। तो हमारा हिंदी साहित्य का जो आविर्भाव वो किससे माना जाता है? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। दूसरा, हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत जो समय काल है 1050 से लेकर संवत 1375 ईस्वी तक है। महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक का माना जा सकता है। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकर दोहे और राज सभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रय दाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों एवं गाथाओं का वर्णन भी क्या करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। यानी कि आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। इसमें राजाओं और महाराजाओं की प्रशंसा प्रशंसा के लिए कवि गीत और दोहे लिखते थे, उनके बारे में रचनाएं करते थे। राज्य आश्रित कवि होते थे, जैसे राजा उन्हें कहता था उसी के अकॉर्डिंग वे अपना साहित्य में रचना करते थे। अपभ्रंश नाम पहल बलभी के राजा धारसेन द्वितीय शिलालेख में मिलता है। क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि अपभ्रंश नाम की पहले पहल जो शिला किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो ये धारसेन द्वितीय के शिलालेख में उल्लेख मिलता है। किसका? अपभ्रंश नाम पहले पहल बलभी राजा के। बलभी राजा का जो नाम है धारसेन का, वो द्वितीय शिलालेख में उसका उल्लेख मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहुसैन, किसके पिता? गुहुसैन वि संमत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृतक और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा जाता है। किसे? धारसेन। सिद्धों की उदात्त रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। सिद्धों की भाषा कैसी मानी जाती है? तो वे भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। किसकी? सिद्धों की। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा शोर सैनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। जो पुरानी हिंदी की जो व्यापक काव्य भाषा थी, वो शोर सैनी के अपभ्रंश और ब्रज खड़ी बोली का मिश्रित रूप है, और ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। हमारी बोलियां 5 भागों में बांटी गई हैं: पश्चिमी, पूर्वी, राजस्थानी और बिहारी, मागधी और पहाड़ी। ये 5 हमारी क्या हैं? उपभाषाएं हैं। और इनकी भी अलग अलग भाषाएं हैं, जैसे ब्रज भाषा, कोरवी, हरियाणवी, खड़ी बोली, बुंदेली, ये सब किसकी हैं? पश्चिमी भाषा की उपबोली हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया कथन है। महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां: जो जिन शासन भाष हो, सो भई कहु सारू, जो पाल ही सही भाव करी, सो सरी पाव ई पारू। ये पंक्तियां किसकी दी गई हैं? देवसेन सर्वाकाचार्य से। पंडिय सहल सत बखाइन देहि, रुद बसंत न जानिए, अमना गमन न तेन विखंडिय, तो भी निल्य जही बनई हूँ पंडिय। तो ये सरहप्पा के द्वारा दी गई पंक्तियां हैं। जही मन पवन न संचरई, रवि शशि नाही प्रवेश, तही वत चित विषाम करूं, सरेहे कयु उवेश। ये भी सरहप्पा के द्वारा। ये जितनी भी पंक्तियां हैं, ये सरहप्पा के द्वारा दी गई हैं। घोर अंधेरे चंदमणि, जिमी उजो करे,
परम महासु ऐसु कने दुए अशेष हरे। ये सरपा के द्वारा है। का तरुवर पंच मिडाल लुइपा के अनुसार भाव न होई अभाव न नह जाई। लुइपा के अनुसार सहजे थरखरी वारिनी साध विरूपा के द्वारा एके नी की जय मंत्र ने तंत कनप्पा के द्वारा की गई पंक्तियां हैं। ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण पंक्तियां ये आप वीडियो पॉज करके आप आगे देख लेना इन्हें। जैसे अमीर खुसरो की है, एक थाल मोती से भरा, एक नार ने अचरज किया। अमीर खुसरो। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। अमीर खुसरो के द्वारा है। मेरा जोवना नवेलरा भयो है गुलाल। अमीर खुसरो। जे हाल मिसकी मुकुन मतगा फुल दुराए नैना बनाए बतिया। अमीर खुसरो से ली गई पंक्तियां हैं। सरस बसंत समय भल पावली ये विद्यापति की पदावली से ली गई रचना है। काली कहल पिए सांझ हीरे जाय मई मारू देश, ये भी विद्यापति की पदावली से ली गई रचना है। अब महत्वपूर्ण प्राकृताभास हिंदी साहित्य का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद हिंदी, यानी कि जो हमारी परंपरा से चली आ रही रीति रिवाज है उनसे बंधी हुई हिंदी है जो पुराने समय से चली आ रही है। कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा है, जैसे पुरानी अपभ्रंश का और बोलचाल को देसी भाषा कहा है। किसने कहा है? ये कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया है, एक तो पुरानी अपभ्रंश का और दूसरा बोलचाल की देसी भाषा का। गहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है। दोहा और दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। भरत मुनि 20वीं तीसरी सदी से नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा का ही कहा। तो लोक भाषा न कहकर लोक भाषा को उन्होंने कौन सी भाषा का नाम दिया था? देश भाषा का। और देश भाषा का नाम किसने दिया था? भरत मुनि ने। प्राकृता अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगी थी। यानी कि जो अपभ्रंश या प्राकृताभास दोनों एक ही चीज है। तो ये हिंदी की रचना अपभ्रंश से कौन सी शताब्दी से होने लगी थी? तो ये विक्रम की 7वीं सदी से इनकी रचना होने लगी थी। किसकी? अपभ्रंश भाषा में हिंदी की रचनाएं होने लगी थी। अब यहाँ पे 84 सिद्धों की रचना के ये 84 सिद्ध के नाम दिए हैं, तो इन्हें एक बार देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लुइपा कायस्थ से थे, लीलापा विरूपा डोबिपा क्षत्रिय, सबरपा क्षत्रिय थे, सरपा ब्राह्मण थे, कांकालिपा शूद्र थे, मीनपा मछुआ, गोर छपा चोरिंगपा राजकुमार थे, वीनापा राजकुमार, शांतिपा ब्राह्मण थे, तंतिपा तंतवा, चमारिपा चर्मकार थे, खड़गपा शूद्र थे, नागार्जुन ब्राह्मण थे, कनापा कायस्थ थे, कर्णरिपा थगनपा शूद्र थे, नारोपा ब्राह्मण थे, सालिपा शूद्र थे, तिलोपा ब्राह्मण थे, छत्रपा शूद्र थे, भद्रपा ब्राह्मण थे, दोंकदीपा अजोगिपा गृहपति थे, कालपा धोमिपा धोबी थे, कंकनपा राजकुमार थे, कमरिपा डोंगीपा ब्राह्मण थे, भदेपा तदेपा शूद्र, कुकरीपा ब्राह्मण थे, कुचिपा शूद्र थे, धर्मपा ब्राह्मण, महिपा शूद्र, अचितपा लकड़हारा थे। ये क्या है? 84 सिद्धों के नाम दिए हुए हैं इसमें। धर्मपा ब्राह्मण थे, महिपा शूद्र थे, अचिंतपा लकड़हारा थे, भलापा क्षत्रिय थे, नलिनपा और भुसुकपा राजकुमार, इंद्रभूमि राजा थे, मोकोपा वणिक, कुटालिपा कमरिपा लोहार, जालंधर रपा ब्राह्मण, राहुलपा शूद्र, मेदिनीपा धनरिपा धोकरीपा शूद्र थे, पंकजपा ब्राह्मण थे, घंटापा क्षत्रिय थे। जोगीपा डोम थे, चेकुलपा शूद्र थे, गुंडरिपा चिड़ीमार थे, लुचिकपा ब्राह्मण थे, निर्गुणपा शूद्र थे, जयानंत ब्राह्मण, चरपट्टिपा कहार थे, चमकपा भिकनपा शूद्र, भालिपा कृष्ण घृत वणिक। भालिपा क्या थे?
कीर्तनकृत वर्णित थे कुमरिपा, चवरिपा, मणिभद्रा, योगिनी। ये क्या है? ये अलग नाम है एक, क्योंकि इसमें क्या है, मणिभद्रिमा क्या है, पानी लगा हुआ है। तो ये क्या थे? गृहदासी थे। मेखलापा योगिनी गृहपति कन्या थी। कनपलापा योगिनी गृहपति कन्या कलक्कपा शूद्र, कंतालिपा दर्जी, दहुलिपा शूद्र, उदालिपा वैश्य, कपालपा शूद्र, कीलपा राजकुमार, सागरपा राजा थे, सर्वभक्षपा शूद्र थे, नागबोधिपा ब्राह्मण थे, दारिकपा राजा थे, पुतुलिपा शूद्र थे, पनपा चमार थे। और तुम्हारा कोकालिपा राजकुमार थे, अनंगपा सूर थे और लक्ष्मीकरा योगिनी थी। योगिनी थी और एक राजकुमार थी। ये उसमें एग्जाम में भी पूछा गया था, आपका टीजीटी पीजीटी में आया था एक क्वेश्चन। ठीक है, मैचिंग में दे दिया था कि इनमें से कौन सिद्ध का 84 सिद्ध के अंतर्गत नहीं आता है। तो उसमें इनका नाम दिया था राजकुमार थी, समुदप्पा भालेपा। तो इसमें हमें दो नाम याद रखने हैं, बाकी हमें ये देखना है कि किसके पीछे पा लगा हुआ और किसके नहीं। बाकी सभी के पीछे पा लगा हुआ है। एक तो लक्ष्मीकरा जो राजकुमार थी, इसके पीछे नहीं पा लगा हुआ है। और एक ये मैंने यहाँ पे क्या था, एक नाम और था यो, यहाँ पे देखेंगे। हमें सिर्फ वे दो नाम याद रखने हैं जिनमें क्या है, पा नहीं लगा हुआ है। बाकी सब में क्या है, हमारा पा लगा हुआ है। तो इस वजह से आप क्या करें, मणिभद्रा योगिका। एक क्या है, मणिभद्रा, और एक लक्ष्मीकरा। इन दो में क्या है, पा नहीं लगा, पा शब्द नहीं लगा है इसमें। तो हमें सिर्फ इन दो को याद रख लेंगे, तो हमारे 84 सिद्ध अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि और सभी के नाम के पीछे क्या है, पा जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सिद्धों में सबसे पुराने सरह सरोज वर्ष से के नाम से भी जाने जाते हैं। ये सरह क्या है, ये सरहप्पा है। सरहप सरहप्पा को सिद्धों में सबसे पुराने कौन से कवि माने जाते हैं, तो सरहप्पा माने जाते हैं। और सरहप्पा का दूसरा नाम क्या है, सरोज वर्ज नाम से भी। ये भी टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन आया था 2018 के जो एग्जाम हुए थे उसमें। सरोज वर्ज, सरहप्पा का दूसरा नाम पूछ लिया था कि सरहप्पा का दूसरा नाम क्या है, तो सरोज वर्ज नाम से थे। महासुखवाद का प्रवर्तन वाजयान शाखा में हुआ था। महासुख का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वर। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। गोरखनाथ का पंथ मूल रूप से वर्जयान शाखा का एक ही रूप है। गोरखनाथ ने पंतजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग परिवर्तन किया। और गोरखनाथ किस योग से परिवर्तन किया था इन्होंने, हठ योग का। वर्ज यानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। इससे भी एक क्वेश्चन आया था। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में विशेषकर राजपुताने और पंजाब में किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आदिकाल, इसे एक दो बार जरूर पढ़िए। देखिए, जब भी क्या होता है, हम कोई भी किताब या बुक रीड करते हैं तो एक बार पढ़ने से हमें समझ में नहीं आता, इसलिए हमें उसे दो बार तीन बार रीड करना चाहिए, तभी हमें वो समझ में आएगी। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है, 9 मानी गई है। लोग इन्हें नवनाथ भी कहते हैं। नवनाथ का मतलब नौ नाथ। गोरख सिद्धांत संग्रह ने इनका नाम क्रम में बताया गया। ये गोरक्ष नाम का सिद्धांत संग्रह यानी कि रचना है इनकी नाथों की, तो उसमें इन्होंने क्रमवार बताया। इन्हें भी याद कर लिए, इंपॉर्टेंट है। नागा अर्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मल्यार्जुन। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़िए। इनसे एक नए एक आध क्वेश्चन जरूर आता है, एक दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं इससे। अपभ्रंश साहित्य, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि किसको माना है, तो स्वयंभू को माना है। किसने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू 8वीं सदी के 783 ईस्वी के आसपास के विद्वान है। अब स्वयंभू कौन सी शताब्दी के हैं, तो ये 8वीं सदी के हैं। इनसे सती से संबंध भी मैचिंग में आ जाते हैं। तो 8वीं सदी के कौन है, स्वयंभू। स्वयंभू को जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं। ये ग्रंथ इंपोर्टेंट है, पयुमचर्य, रिठनेमी चरयु और स्वयंभू छंद। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, स्वयंभू को ये कहा जाता है अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास
किस कवि को कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्वयंभू को। ये वन लाइनर ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन बनेंगे इनसे। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देशभाषा कहा। किस कवि ने अपनी भाषा को देशभाषा कवि कहा है? तो स्वयंभू ने कहा है। शंभू के पहुमचर्य को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। शंभू का जो पहुमचर्य था ये अधूरा रह गया था और इसको किसने पूरा किया था? त्रिभुवन। त्रिभुवन कौन थे? शंभू के पुत्र थे। परमचरु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णन किया गया। परमचरु एक ऐसा काव्य है जिसमें राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। शिव सिंह सैगर ने अपने ग्रंथ में शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर सॉरी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्यपुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि कौन मानते हैं? तो वो मानते हैं शिव सिंह सैगर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संवत अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत था है जिसका आविर्भाव 9वीं शताब्दी में हुआ। कौन सी शताब्दी में हुआ था? 9वीं शताब्दी में इसका आविर्भाव हुआ था, विकास हुआ था। पुष्यदंत सर्वमान्य धारणा की पुष्यदंत का आविर्भाव 1972 ईस्वी से 10वीं शताब्दी में भी हुआ है। पुष्यदंत की प्रमुख रचनाएं हैं, इंपोर्टेंट है, 63 महापुरुष, गुणालंकार, नंबर 2 न्याय कुमार चर्यु तथा जसर चर्यु। ये किसकी हैं? पुष्पदंत की रचनाएं हैं। पुष्पदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। तो महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन चरित्र है? 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्पदंत ने अपने चरित काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया था। पुष्पदंत ने किस कवि ने चरित काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया था? तो वो पुष्पदंत ने किया था। पुष्पदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया। अपभ्रंश और अवहट्ठ में चौपाई यानी कि चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। शिव सिंह सैगर ने पुष्य कवि को भाका की जड़ कहा है। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु और काव्य रत्नाकर कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से भी विभूषित किया है। ऐसा कौन सा कवि है जिसने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधि से विभाजित किया था? तो वो थे पुष्यदंत।